हाय एवरीवन, दिस इज सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सविता ट्यूटोरियल्स में। आज की वीडियो में बीपीएससी 131 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को काफ़ी इजी अब किया है जिससे कि आपको कंप्लीट पूरा अंडरस्टैंड हो ये क्वेश्चन और एग्जाम में आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। सो बीपीएससी 131, 132, 134 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि वीडियो बूस्ट हो और सभी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो जा सके। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र की अवधारणा की विवेचना कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोकतंत्र की अवधारणा को समझना है हमने और बताना है उसके बारे में। और इस क्वेश्चन को डिफरेंटली पूछा जा सकता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? शासन के अन्य पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र की क्या विशेषताएं, मतलब जो शासन की अलग अलग पद्धतियां हैं, राजतंत्र या फिर, ठीक है, तो उसमें जो है उससे अलग किस तरह से है लोकतंत्र, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसको हमने समझाना है, डिफाइन करना है। ठीक है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, काफ़ी लॉन्ग होते हैं, तो या फिर 10 मार्क्स में नोट्स में भी आ सकता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए लोकतंत्र का सिंपल सा हम इसमें अर्थ बताएंगे। लोकतंत्र का अर्थ होता है लोगों का शासन, जिसमें लोग शासन करते हैं, पीपल्स। ठीक है, लोकतंत्र में ही सही मायनों में सरकार को वैधानिकता मिलती है, मतलब लोकतंत्र में असलियत में जो सरकार होती है उसको वैधानिकता मिलती है, वैलिडिटी मिलती है। और लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप है, जैसे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया, इसके अलग अलग स्वरूप है लोकतंत्र के। तो जो भारत में लोकतंत्र है उसे संसदीय लोकतंत्र कहा जाता है, जबकि अमेरिका में जो लोकतंत्र है वहाँ पर उसको कहेंगे अध्यक्षीय लोकतंत्र, जिसमें अध्यक्ष होता है। ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में संसद में दो होंगे ना, लोकसभा और राज्यसभा, और फिर इस तरह से, और इसमें अध्यक्षीय उसमें राष्ट्रपति जो है अध्यक्ष होगा, जैसे कि अमेरिका में है। ठीक है, लोकतंत्र शासन व्यवस्था में सभी की साझेदारी होती है। सभी की साझेदारी मीन सभी लोगों की साझेदारी, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वोटिंग, वोटिंग के रूप में। आर्थिक रूप से जहाँ इसमें शोषण का अंत किया जाता है, वहीं सामाजिक रूप से इसमें भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। तो लोकतंत्र की एक खासियत यह है कि इसमें क्या होता है कि आर्थिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, शोषण का अंत करने की कोशिश करते हैं लोकतंत्र में, और सामाजिक रूप से हम इसमें क्या करते हैं, भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो लोकतंत्र शासन प्रणाली में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शासन की प्रणालियों से अलग बनाती है, मतलब बेहतर बनाती है। तो हम ये जो हमारा क्वेश्चन था इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे अब, कि लोकतंत्र की जो लोकतंत्र है ये अन्य शासन पद्धतियों से किस तरह से अलग है, किस तरह से क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो इसको हम देंगे कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य शासन की प्रणालियों से बेहतर बनाती है। तो विशेषताएं हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। यह शासन प्रणाली नीति निर्माताओं को मजबूर करता है कि वे लोगों के अधिकारों, मतों और हितों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, मतलब लोग जो है इसमें तो जो नीति निर्माता होते हैं, जो नेता होते हैं, ये एक तरह से लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं लोकतंत्र में। तो इसमें जो है लोगों के अधिकारों, मतों और हितों की रक्षा करने के लिए वे एक तरह से मजबूर होते हैं। ठीक है, और जैसा कि अन्य शासन प्रणालियों में जैसे कि कुलीन तंत्र होता है या राजतंत्र होता है, ऐसा उसमें नहीं पाया जाता है, वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होते। तो लोकतंत्र में विभिन्न दृष्टिकोण की उपस्थिति होती है, मतलब इसमें अलग अलग विचार होते हैं, कई तरह की पार्टीज़ होती है, राजनीतिक दल होते हैं, उनके अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं। तो बहुत सारे दृष्टिकोण होते हैं, तो जो नीति निर्माता है उसमें से बेहतर दृष्टिकोण को, सबसे अच्छे दृष्टिकोण को, विचारों को चुनते हैं और उनसे जो है राज्य चलाते हैं। तो लोकतंत्र के राजनेताओं पर लोकमत का दबाव होता है और वे इसे नज़रअंदाज नहीं कर पाते हैं। तो लोकमत का इसमें दबाव होता है। ठीक है, जैसे लोगों का मत है उस तरफ उनको ज़्यादातर, उनका झुकाव भी उस तरफ रखना पड़ता है। और इसको जो है एक अच्छे से उसमें बताया है अमर्त्य सेन ने, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लोकतंत्र व अकाल के बीच एक सुंदर संबंध प्रस्तुत किया है। उनका तर्क था कि एक कार्यरत लोकतंत्र में कभी भी अकाल नहीं आया है। अकाल और लोकतंत्र में उन्होंने बताया है कि कभी भी एक कार्यरत लोकतंत्र में, मतलब वर्किंग, उसमें कभी भी अकाल की प्रॉब्लम नहीं आई है। तो कितना अच्छा है लोकतंत्र।
क्योंकि लोकतंत्र के नेता लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अतः वे कभी भी लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं कर सकते। जैसे कि हमने बताया कि ये जो नेता होते हैं, नीति निर्माता होते हैं, ये लोगों के प्रति उत्तरदायी हैं, अतः इनको लोगों के आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता है, हितों का ध्यान रखना पड़ता है। भ्रष्टाचार, अक्षमता, शक्तियों का दुरुपयोग और उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति, दैवीय शक्तियों की संकल्पना पर आधारित राजाओं का अन्यायपूर्ण शासन आदि लोकतंत्र के विस्तार में उत्तरदायी कारण है। मतलब जो बहुत सारे रीज़न से, जैसे भ्रष्टाचार हो गया, शक्तियों का दुरुपयोग हो गया, है ना, इस तरह से उत्तरदायित्व की अनुपस्थिति, ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोकतंत्र इसके विपरीत लोकतंत्र का उदय हुआ है और लोकतंत्र के विस्तार में ये सारे कारण उत्तरदायी हैं। मतलब ये कारण है जिसकी वजह से, ये बहुत सारे कारण हैं जिनके वजह से जो है लोकतंत्र जो है विस्तार कर रहा है इनके अगेंस्ट में। ठीक है। लोकतंत्र केवल राज्य और सरकार की एक शासन प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि यह समाज की एक व्यवस्था है। लोकतंत्र केवल राज्य और सरकार की एक शासन प्रणाली मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज की एक व्यवस्था है। तो केवल एक राज्य की शासन प्रणाली आप इसे ना माने, बल्कि ये क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था है पूरी। लोकतंत्र, एक लोकतंत्र राज्य में सभी नागरिकों को सुलभ और न्यायपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में सभी नागरिकों को न्यायपूर्ण तरीके से राजनीति में भाग लेने का अवसर मिलता है। बहुत इजी, अब क्या है, बहुत इजीली आपको हेडिंग सी लर्न हो जाएगी। एक लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता देखने को मिलती है। मतलब आर्थिक और सामाजिक समानता होती है इसमें बहुत हद तक। लोकतंत्र में ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से शब्द लोकतंत्र में, जैसे गरीब लोगों का शासन, अवसर की समानता, समान अवसर, सामाजिक असमानता को कम करने हेतु कल्याण कार्य आदि, ये सारे शब्द आपको लोकतंत्र में देखने को मिल जाते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें 10 पॉइंट्स दे दिए जो कि इसकी विशेषताओं को प्रकट करते हैं। इसके बारे में हम और एक्सप्लेन करेंगे कि लोकतंत्र के अंतर्गत बहुत सी विशेषताओं को सम्मिलित किया जा सकता है, और भी बहुत सी विशेषताएं, जैसे कि लिखित संविधान होता है लोकतंत्र में, विधि का शासन होता है, मानव अधिकार, ये सारी स्वतंत्र पत्रकारिता होती है, न्यायपालिका और कार्यपालिका, विधानपालिका, ये सब होते हैं इसमें संसदीय प्रणाली में। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहाँ संविधान के लागू होने की प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि से ही सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लागू है। यहाँ पर हम एक बात और बताएंगे कि जो भारत है, सबसे पहले यहाँ पर संविधान जैसे ही लागू हुआ वैसे ही वयस्क मताधिकार भी शुरू कर दिया, और ये पहला ऐसा देश है, क्योंकि बाकी देशों में बहुत लेट उनको ये अधिकार, वयस्क मताधिकार मिला सबको, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। कई देशों में महिलाओं को अधिकार नहीं था, कहीं पर इकोनॉमिकली इसको दिया जाता है मताधिकार को। तो इस तरह से लोकतंत्र में लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है, और इसी आधार पर लोकतंत्र को प्रत्यक्ष व प्रतिनिधि लोकतंत्र में विभाजित किया जाता है। तो लोकतंत्र है, इसमें लोगों को मताधिकार प्राप्त होता है, और इसी आधार पर, मताधिकार के आधार पर जो हम लोकतंत्र है उसको दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे कि एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसको कहते हैं, और दूसरा प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक वैधता सुनिश्चित करता है, वैलिड होता है, क्योंकि इसमें लोग सीधे निर्णय लेते हैं, और और निर्णय का पालन भी करते हैं, क्योंकि जो निर्णय है उन्होंने खुद लिया होता है, प्रत्यक्ष रूप से खुद ही निर्णय लेते हैं उसमें। परंतु आधुनिक समय में जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति की वजह से यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना कठिन हो गई है। मतलब जो जनसंख्या है इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। भौगोलिक स्थिति भी इसमें एक कारण है। इसकी वजह से जो है इसको बनाए रखना काफ़ी कठिन हो गया है। अतः इस समस्या के समाधान स्वरूप प्रतिनिधि लोकतंत्र का निर्माण फिर किया गया। प्रतिनिधि लोकतंत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं, जो कि भारत में है। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तरी यूरोप में किया गया था।
सबसे पहले उत्तरी यूरोप में इसका स्टार्ट किया गया। प्रतिनिधि लोकतंत्र लोकतंत्र का एक सीमित व अप्रत्यक्ष रूप है। अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हम भाग लेते हैं। जो पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं, लोगों का शासन है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से है। मतलब वो वोटिंग के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज़ करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जाके फिर जो है वर्क करते हैं, ठीक है, सरकार बनाते हैं। इसके मतदाता मतदान करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र शासन प्रणाली में गुण व अवगुण दोनों ही मिल रहे हैं हमें। लोकतंत्र एक कठिन शासन प्रणाली है। इतने लोगों का ये करवाना, वोटिंग करवाना भी काफ़ी कठिन है। लोकतंत्र के अक्सर दो मुद्दों पर तनाव बना रहता है। लोकतंत्र में दो मुद्दे हमेशा चले रहते हैं, एक तो समानता और स्वतंत्रता। क्योंकि जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे तो समानता को हानि पहुँचती है, और अगर हम समानता सुनिश्चित करने जाते हैं तो फिर स्वतंत्रता पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये दो चीज़ों में इसमें लोकतंत्र में हमेशा तनाव बना रहता है। इस तरह से हम लास्ट में निष्कर्ष देंगे कि लोकतंत्र सरकार सभी शेष प्रणालियों से श्रेष्ठ है। लोकतंत्र में व्याप्त कठिनाइयाँ, जो भी कमियां हैं, उनका उपयोग करने वालों की वास्तविक कमियां। मतलब लोकतंत्र में कोई कमी नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जो चलाते हैं उनमें कमियां हो सकती हैं। तो इस तरह से हम इसको सम अप कर देंगे, निष्कर्ष दे देंगे। तो 20 मार्क्स इसमें आप अपने आइडियाज़ एज इट इज़ लिखने की कोशिश ना करें, अंडरस्टैंड करें टॉपिक को, और उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, उसमें बेटर आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल रहा होगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।